नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 18 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछले 5 महीनों से लगातार मेरी आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है और मैं आपसे प्रतिदिन एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, प्रतिदिन ये क्लास देख लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ। बोर्ड पे आपको साफ लिखता हूँ या नहीं लिखता हूँ, आपसे लिखवाता हूँ नहीं लिखवाता हूँ, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पीडीएफ में सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक चीज़ लिखी हुई मिल जाती है। इसीलिए इस क्लास की पीडीएफ ले लिया करो और उस पीडीएफ को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लिया करो। सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। करंट अफेयर से सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कर ली और ये करंट अफेयर की क्लासेज कवर कर ली तो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके आगे आईएमपी लगा के डॉट लगा देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के थीम देश के रूप में इस बार भारत को प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। वॉशिंगटन के टेकोमा डोम में एशिया पैसिफिक कल्चरल सेंटर में जो 27वां वार्षिक नववर्ष समारोह मनाया गया था उसके अंदर थीम देश के रूप में पहली बार भारत को प्रदर्शित किया गया है। भारत का प्रदर्शन पहली बार हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति हो गई, भारतीय विरासत हो गई, भारतीय जो भी पारंपरिक प्रथाएं हो गई, जीवंत कला हो गई भारत की, भारत के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, उन सभी चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। इसके अलावा सिएटल के अंदर जो भारतीय महावाणिज्यिक दूत बना हुआ है उनके अधिकारियों को तिरंगे स्टॉल दिए गए थे, है ना। स्टॉल आप समझते हो, दुपट्टा जो होता है वो तिरंगे के दुपट्टे दिए गए थे, उनसे उनको सम्मानित किया गया था। और कई अमेरिकी नेता ऐसे थे जो इसके अंदर आ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने भारत के याद के अंदर या बोल सकते हैं भारत की प्रशंसा के अंदर क्या लिखे थे, संदेश लिखे थे। उन सभी संदेशों को इस कार्यक्रम में पढ़ा गया था। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि किसके लव लेटर आए थे, किसके लव लेटर पढ़े गए थे। आपको याद यही रखना है, वाशिंगटन के टेकोमा डोम में एशिया पैसिफिक कल्चरल सेंटर के 27वें वार्षिक नववर्ष समारोह के अंदर भारत को थीम देश के रूप में चुना गया और इस कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक प्रथाएं और जीवंत कला के रूप में प्रदर्शित की गई थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो एज इट इज इसी फॉर्मेट में आने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को एज इट इज याद करने की कोशिश करना। देखिए मैं कोशिश करता हूँ क्लास के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के हो कि आपको फिर से अलग से कुछ चीज़ें ना पढ़नी पड़े, वो क्लास में से सीधा का सीधा क्वेश्चन पुट हो जाए, है ना। इसीलिए क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, बाकी डिटेल एनालिसिस पढ़ लोगे तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, प्रतुल मुखोपाध्याय किस भाषा के गायक थे। सर ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, ये तो आप स्टैटिक्स जी के शुरू कर दिया। स्टैटिक्स जी के नहीं भाई, ये प्रसिद्ध बंगाली गायक है, गीतकार है, प्रतुल मुखोपाध्याय इनका नाम है। कल इनका डेथ हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था 82 वर्ष की उम्र में। 82 वर्ष की आयु के अंदर इनका निधन हो गया था। और ये किस भाषा के गायक है, तो ये बंगाली भाषा के गायक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्रसिद्ध बंगाली गायक और गीतकार प्रतुल मुखोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। उनको अग्नाशय संबंधी बीमारियां थी, अग्नाशय के अंदर उनके रोग थे, आयु के चलते स्वास्थ्य मानदंड नीचे गिरे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके 2 गीत है जो बड़े ही फेमस हैं। सामाजिक रूप से प्रभावशाली गीतों के लिए इनको जाना जाता है, यानी इनके गीत कुछ इस प्रकार है जो समाज को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे अम्मी बांग्ला गण गाई, ऐसा एक करके बंगाली के अंदर इनका गाया हुआ है। डींग भाषाओं का सागोर नाम से इनका एक गीत है। ये 2 गीत तो बड़े ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये सामाजिक रूप से प्रभावशाली गीत है जो समाज के अंदर नई ऊर्जा पैदा करते हैं, समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करते हैं। और ये जो प्रतुल मुखोपाध्याय है, इनकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी है, ये बिना संगीत के प्रस्तुति देते थे। बिना संगीत के कैसे, जो बैक साइड में इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, जैसे कोई गिटार, आजकल के युवा क्या बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, हारमोनियम वगैरह, ऐसी चीजें नहीं बजाते थे वो, ठीक है। तो बिना संगीत के प्रस्तुति देते थे। एक पाकिस्तान का वीडियो है ना कि आपके अब्बा हारमोनियम बजाते थे, नहीं नहीं हारमोनियम खाते थे, अबे अबे। तो इसी प्रकार हारमोनियम वगैरह ये नहीं बजाते थे। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है। भाई वैश्विक पर्यटक लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है, 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस
17 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यटन क्षेत्र में लचीलेपन के लिए, पर्यटन क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए और नई पर्यटन क्षमताओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2023 के अंदर इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। कब? 2023 के अंदर इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। ये ईयर भी आप याद रखने की कोशिश करना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लेना। 2023 में शुरू हुई थी। और इस पहल का उद्देश्य क्या रखा गया था? पर्यटन उद्योग की कमजोरियों को उजागर करना। किसी चीज़ की अगर अपन को कमजोरी पता लगती है ना, तभी अपन उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है, जब आप एग्जाम दे के आते हो सही से एनालिसिस करना, सारे सब्जेक्ट अच्छे करके आते हो, करंट अफेयर हमेशा ही गलत करके आते हो। क्यों? डेली की डेली आप सीरियस होते ही नहीं हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है मैं डेली नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ लूंगा, 4 दिन पहले पढ़ूंगा। तो भाई अगर 5 दिन किसी सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले पढ़ के जाओगे तो नंबर यही आने वाले हैं। ये तो आप भी मानते हो, ठीक है। फरवरी 2024 के अंदर, पिछली जो फरवरी थी, ठीक है, उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2027 को सतत और लचीले पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2027 को सतत और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो कल ये दिवस मनाया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय सरकारी अस्पताल ने अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट स्थापित किया है? भाई एक अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट है वो स्थापित किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला भारतीय सरकारी अस्पताल है ये, भारत का पहला सरकारी अस्पताल जहां पर सर्जिकल रोबोट स्थापित किया गया है। सर्जिकल रोबोट का मतलब सर्जरी होती है जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, रोबोट से उसको कैसे किया जाए उसके लिए पहला रोबोट बनाया है। किस हॉस्पिटल में है? एम्स दिल्ली में। आप सब जानते हो इस क्वेश्चन को, अगर आओगे तो आप टप्पा मार के भी सही करके आ जाओगे। एम्स दिल्ली, ये सफदरगंज अस्पताल भी दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एम्स दिल्ली के अंदर अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट स्थापित किया गया और ये पहला सरकारी अस्पताल है। एम्स सरकारी अस्पताल है, आप जानते हो। तो एम्स दिल्ली ने अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट स्थापित किया है, जो इस उन्नत तकनीक को अपनाने वाले भारत के पहले सरकारी अस्पतालों में से एक बन गया है। रोबोटिक प्रणाली जो होती है वो जो जटिल सर्जरियों को सरलता से करने में काम ली जाती है, ठीक है। मशीन की दक्षता तो है ही, बाकी मशीन सटीक काम करती है, रोबोट अच्छे हैं, तो अब जो भी रोग होंगे उनके परिणामों में सुधार होगा, ऑपरेशन में सुधार होगा। ऐसा कोई जटिल ऑपरेशन है जिसको करने में 10 घंटे लगते हैं एक ह्यूमन बॉडी को, उसे रोबोट से जल्दी करवाया जाएगा, ठीक है। और इसका एक सरकारी अस्पताल में इसको सबसे पहले लाने का उद्देश्य भी यही है सरकार का, कि जो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके मानकों को, उसके स्टैंडर्ड को ऊपर करना भी एक मुख्य उद्देश्य रहा था इसके पीछे। क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आई थी सामने कि जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर देख लीजिए सर्जिकल रोबोट वगैरह लग रहे हैं, हजार तमाम चीजें थी। तो ध्यान रखना है, ये फैक्ट भी, फैक्ट क्या है, ये तो एक जनरल चीज है। अगर आप किसी चीज को देखने का नजरिया आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। जब आप किसी एग्जाम का मेंस देते हो और रिटन एग्जाम होता है वहाँ पे, तो आप कभी भी सारे फैक्ट आपको याद नहीं होते, कभी भी सारे क्वेश्चन याद नहीं आते। वहाँ पर आप मानसिक रूप से कितने टेंटेटिव है, किसी चीज़ को आपस में जोड़ पाते हो कि नहीं जोड़ पाते हो, वो बड़ी मायने रखती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने टन का विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? तो भारत ने भाई 10 टन का विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर है उस विकसित किया है। कितने टन का है ये? 10 टन का है, ये चीज ध्यान रखना है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन के प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। कल की ये इंपॉर्टेंट घटना है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने क्षमता बताई है 10 टन, ये आपको याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आने की संभावना ज्यादा रहेगा। अच्छा, 10 टन इसकी क्षमता है, लेकिन इसका खुद का वजन कितना है? 150 टन इसका खुद का वजन है। इस प्रणोदक मिक्सर का वजन तो 150 टन है, और ये कितने प्रणोदक को मिक्स कर सकता है? 10 टन। ऊंचाई इसकी बात करें तो 8.7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये एक सटीक मिक्सर है, सुरक्षित ठोस प्रणोदक मिश्रण के रूप में इसको लाया गया है। और ये जो प्रणाली है वो रिमोट नियंत्रित संचालित है, ठीक है, रिमोट से इसका संचालन हो सकेगा। 10 टन का विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर है, वो इसरो ने विकसित किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हाल ही में शुरू की गई
नक्शा पायलट परियोजना का उद्देश्य क्या है? परियोजना का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नक्शा। अभी भारत ने एक नई परियोजना शुरू की है नक्शा, और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। शहरी भूमि सर्वेक्षण करेगी, इसके अंदर क्या करेंगे? शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए नक्शा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, कहां पर, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आप भूल जाओगे। 26 तो राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। तीन केंद्र शासित प्रदेशों में और 26 राज्यों के अंदर। शहरों की बात करें तो 152 स्थानीय शहरों और निकायों के अंदर जो शहरी बस्तियां बनी हुई है उनको राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण के रूप में इसको शुरू किया गया है। यानी जो 152 शहरों के अंदर स्थानीय बस्तियां बनी हुई है उनके अंदर किसकी भूमि कौन सी है उसका बंटवारा होगा, उनके नक्शे बनाए जाएंगे, सटीक स्वामित्व के दस्तावेजीकरण जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा जो भी भूमि विवाद है शहरों के अंदर जिससे शहरों की स्थिति बिगड़ी हुई है, सही से उनका नक्शा नहीं बन पा रहा है, उन सब पर काम करेगा ये अभियान नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। नहीं समझे? समझाता हूं, 1 मिनट रुको। मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूं, जैसे ये कोई शहर है, इसमें अलग अलग शहरों में कच्ची बस्तियां हैं, पक्की बस्तियां हैं। अब आपस में 2 भाई लड़ रहे हैं, ये प्लॉट मेरा है, इतना मेरा है, उतना मेरा है, तो उनके लिए सही से सटीक नक्शे बनाना है, सही से उनका दस्तावेजीकरण करना है, सही से उनका डॉक्यूमेंट बनाना है, और जितने भी भूमि के विवाद है शहरों में उसको निपटाने के लिए नक्शा पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। लेकिन केवल मैं बार बार बोल रहा हूँ शहर शहर शहर, इसका मतलब है ये केवल शहरों के अंदर लागू हो रही है। एग्जाम में यहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है। इसके लिए टोटल बजट की बात करें तो 194 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। कितना? 194, 194 करोड़ का। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया NICSI प्रमुख रूप से इसके अंदर भागीदारी निभा रही है और इसके नक्शे बनाए जाएंगे, और इसका नाम भी क्या रखा गया है? नक्शा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। कल एक ऐसा ही लिखा था न्यूज़पेपर में, नक्शा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD कब मनाया जाता है? तो भाई प्रतिवर्ष 15 फरवरी को, 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। बाल कैंसर दिवस का मतलब क्या है, इस दिवस की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, अभी तक आपके पास इसकी जानकारी नहीं होगी। ये ना केवल करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपकी एक सामान्य, आप सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इस दिवस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। बचपन के अंदर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी उम्र के अंदर ही उनको कैंसर हो जाता है, तो बचपन में होने वाले कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक कराना, जागरूकता को बढ़ाना, प्रभावित बच्चे हैं और जो परिवार हैं उनको शुरुआती उपचार कैसे करवाना है, उसको उस कैंसर की पहचान कैसे करवानी है, उस सब में सहायता के लिए इस दिवस का निर्माण किया गया कि भाई अपन आज से 15 फरवरी को क्या मनाएंगे? बाल कैंसर दिवस। केवल कैंसर दिवस नहीं है, बाल कैंसर दिवस। ठीक है। 2025 के अंदर भी 15 तारीख को मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? येट टू बी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। क्या? येट टू बी ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसकी थीम रखी गई थी, इसका विषय रखा गया था। वैश्विक स्तर पर कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा देखभाल हो, उस कैंसर पर बेहतर रिसर्च हो यानी शोध हो, जीवन रक्षक उपचार बच्चों तक पहुंचे, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई, और ये दिन इन सभी चीज़ों की वकालत करता है। इसकी शुरुआत 2002 के अंदर की गई थी। कब की गई थी इस दिवस की शुरुआत? 2002 के अंदर इस दिवस की शुरुआत हुई थी। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसको शॉर्ट में CCI बोलते हैं, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। ठीक है, CCI 2002 में उसने शुरुआत की थी। तो ध्यान रखनी है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। और 2025 का मैंने आपको विषय भी बताया जो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म गार्जियन अभ्यास का 6ठा संस्करण कब आयोजित होगा? बताइए भाई। धर्म गार्जियन का 6ठा जो संस्करण है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस बार धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण होगा? 6वां संस्करण होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। तो 25 तारीख से लेकर 9 मार्च तक धर्म गार्जियन अभ्यास है, उसका 6ठा संस्करण होगा। यह धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। किन के मध्य होता है ये? भारत और जापान के मध्य। भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन, और इसका 6वां संस्करण है वो 25 फरवरी से
9 मार्च तक आयोजित होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस बार का ये जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है? जापान का एक शहर है माउंट फूजी। क्या है? माउंट फूजी। मैं लिख देता हूं, माउंट फूजी जापान का एक शहर है, वहां पर इस बार इस युद्ध अभ्यास को किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन होगा, जिसके अंदर अगर कोई, क्या अभ्यास के अंदर होता क्या है, युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करके वहां पर युद्ध की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको और बताया था, 11 फरवरी को भारत और मिस्र के विशेष बलों ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर साइक्लोन थर्ड अभ्यास भी किया था। याद कर लेना, साइक्लोन थर्ड। क्या है? साइक्लोन थर्ड। साइक्लोन थर्ड किन किन देशों के मध्य हुआ था? भारत और मिस्र के मध्य हुआ था। कहां पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर साइक्लोन थर्ड 11 फरवरी को। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अक्टूबर 2024 के अंदर जो भारत के सेना प्रमुख है वो जापान यात्रा पर थे, उसके बाद में अच्छे अच्छे युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण है, 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन। इस बार का कहां पर होगा? तो मैंने बता दिया, जापान के माउंट फूजी के अंदर होगा। 25 फरवरी से 9 मार्च शहरी युद्ध और आतंकवादी विरोधी अभियानों इसके अंदर चलाए जाते हैं। 11 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? भारत और मिस्र के विशेष बलों के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन थर्ड अभ्यास शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोन थर्ड भारत और मिस्र के मध्य, वहीं भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण? 6वां संस्करण। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं युद्ध अभ्यासों से, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये था भाई 18 फरवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको क्या करेंगे, ये एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। फिर आप वहां से क्या कर सकते हो, डेली के डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। रेगुलर आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं, एक बार में आपका काम हो जाएगा। डेली क्लास ले लिया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।